अब मैं ये डिबेट ओपन अप कर रही हूं और दर्शकों मैं सवाल पूछूंगी क्योंकि ये मेरे हाथ में 8वीं कक्षा की किताब है। ये किताब है जिसमें 2 चैप्टर हैं, सेवेंथ स्टैंडर्ड की, द दिल्ली सुल्तान्स और द मुगल एम्पायर। अगर मैं आपको ये दोनों दिखाऊं, दिल्ली सुल्तान्स और मुगल एम्पायर, तो इसमें आपको दिखाऊंगी कि दिल्ली पर किसने हुकूमत की। इसमें ये एक पेज है जिसमें सिर्फ यहां पर राजपूत डायनेस्टीज लिखा हुआ है और इसमें 3 नाम है, तोमरस, औरंगापाला और चौहान्स। और पृथ्वीराज चौहान 1175 से लेके 1192 तक, बस इतना नाम भर है पृथ्वीराज चौहान का इस कॉलम के इस एक लाइन में। और ये पूरे राजपूत के हमारे लीडर्स हैं, टर्किश लीडर्स, अर्ली 12th सेंचुरी, ये सब यहां पर है, तुगलक, खलजी। और उसके बाद पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिए, सब जगह सिर्फ टर्किश लीडर्स जो हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, लोदीज हैं, इन सब के बारे में लिखा गया है। कहीं पर भी किसी भी राजपूत राजा का कोई मेंशन नहीं है, सिवाय यहां पर इतना कॉलम में इतना सा पृथ्वीराज चौहान, और बाकी सारे राजपूत लीडर बस इतने में समा गए। इसके बाद मैं अगर बताऊं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई समझा रहा है कि यहां मस्जिद कैसे चलती है, इसमें लिखा है द मस्जिद ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मेक्का, इन इंडिया इट इज टू द वेस्ट, दिस इज कॉल्ड किबला। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद कहा है मॉस्क ने हेल्प किया था एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, जो एक बिलीफ सिस्टम और एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट करते थे। तो ये मस्जिदें सिखाती हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप एक कम्युनिटी में कैसे रहते हैं, ये आपको सिखाती हैं। यानी कि किसी मंदिर का कुछ नहीं मिला आपको, किसी मंदिर के द्वारा किस तरह से पूरी सोसाइटी चलती थी, किसी गुरुद्वारे के बारे में कुछ नहीं लिखा, किसी जैनी बौद्ध किसी चीज के बारे में नहीं, सिर्फ मस्जिद का डिस्क्रिप्शन। और अगर कोई मेंशन है तो सिर्फ इस कॉलम में पृथ्वीराज चौहान सिमट कर रह गए। मैं पूछती हूं क्या ये सही है? और ये सवाल मैं क्यों ना पूछूं डॉक्टर अजीज खां, क्यों ना मैं पूछूं आज? क्योंकि आप टैक्स फ्री हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जद्दोजहद में फंसे हुए हैं और आप सवाल उठा रहे हैं। शायद आपने फिल्म नहीं देखी, मैंने फिल्म देखी कल और मुझे लगा कि आपको फिल्म देखनी चाहिए। हमने कुछ अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था कि एक स्वयंवर हुआ था और जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की एक छोटी सी कहानी सुनी थी, और मोहम्मद गोरी को 17 बार किस तरह हराया गया, किस तरह हराने के बाद बंदी बनाकर छोड़ दिया गया। ये सब कुछ नहीं है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। मैं पूछना चाहती हूं, अगर उस पर कोई फिल्म बनी है तो आपको इतराज क्यों? मुझे पता नहीं, साला खड़ूस अच्छी फिल्म होगी, मैंने नहीं देखी है, लेकिन साला खड़ूस पे आपको टैक्स फ्री में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पृथ्वीराज चौहान पे ऑब्जेक्शन है। ये मेरे गले नहीं उतरता, इसका क्या कारण है? देखिए नाविका जी, कई सारे सवाल आपने खड़े किए हैं। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो आपने 6 लाइन और पूरा किताब, ये जो लगातार हवाला आप दे रही हैं, मैंने अभी एक दिन आपका इंटरव्यू देखा था, अक्षय कुमार से आप ले रही थी। ये मेरे ख्याल से अपनी फिल्म के प्रमोशन के वक्त वो लेकर के किताब को आए थे और आपके सामने वो रख रहे थे साहब 6 लाइन हमारे महापुरुषों के बारे में है, बाकी और सारी मुगलों के बारे में है। ये मैंने देखा था। देखिए, अक्षय कुमार एक बड़े स्टार है और वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए अगर इस तरीके के तर्क को अगर वो देना चाहते हैं और दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत शर्मिंदगी की बात है। यानी देश में नफरत का माहौल और कहीं ना कहीं विभाजनकारी कहीं ना कहीं एक सोच पैदा हो रही है। इससे पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि साहब मस्जिद के बारे में है, मंदिर के बारे में, भी क्यों नहीं, सबके बारे में जिक्र होना चाहिए। मंदिर और मस्जिद दोनों पवित्र जगह हैं और दोनों के बारे में बिल्कुल डिस्कशन होना चाहिए। हमारा मानना यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं, इतिहास को बिल्कुल बताना चाहिए और इतिहास पे डिस्कस होना चाहिए। लेकिन आज का जो इतिहास, वर्तमान का इतिहास है, जब आने वाले 50 साल के बाद हमारे जो नवयुवक हैं, इनके बच्चे इनसे सवाल करेंगे
कि आप ये बताइए आपने हमारे लिए क्या किया। आज हमारे पास कुछ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो नौजवान है वो 50 साल के बाद जब इस इतिहास के बारे में वो बताना चाहेगा तो क्या बताएगा। हम जानना चाह रहे हैं और हम बताना चाहते हैं कि वाकई में अगर अक्षय कुमार बेहतर काम करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, तो आज जो बेरोजगारी, भूखमरी, तमाम समस्याएं, कानून व्यवस्था और तमाम समस्याएं हैं, अगर इस पर फिल्म बनाते तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने बनाई है। हालांकि मैं अक्षय कुमार की फिल्म की प्रमोशन करने नहीं आई हूं। अक्षय कुमार ने टेक्स्ट बुक जरूर दिखाई मेरे इंटरव्यू में, लेकिन अजीज खान साहब मुझे नहीं पता आपने कभी अपने बच्चों को पढ़ाया है या नहीं। मैं माँ हूं, मैंने पढ़ाया है, 2 बच्चों को पढ़ाया और टेक्स्ट बुक्स भी देखी हैं, और टेक्स्ट बुक्स देखी नहीं, पढ़ाई हैं, रटाई हैं, एग्जाम पार करवाए हैं। माँओं को करना पड़ता है, शायद मर्दों को इतना नहीं अटेंशन देना पड़ता, तो शायद आपने इतने ध्यान से किताबें नहीं देखी, मैंने देखी हैं। और सचमुच अगर अक्षय कुमार कह रहे हैं कि इसमें 4 लाइनें हैं, तो मैंने मान लिया ऐसा नहीं है। मैंने ये किताबें पढ़ाई हैं बच्चों को, और मैं आज की डेट में इसकी किताब की पूरी फोटोकॉपी लेकर बैठी हूं उन चैप्टर्स की। तो शलभ त्रिपाठी जी, अक्षय कुमार कह रहे हैं इसीलिए डॉक्टर अजीज खान को प्रॉब्लम है, अक्षय कुमार कह रहे हैं इसीलिए नफरत फैल रही है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या इस देश में हमें अपने इतिहास को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है? क्या मुगलों को ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है और हमारे हिंदू राजाओं को जो राजपूत थे या डिफरेंट डायनेस्टीज से थे उनको कम दिया गया है? ये सवाल आज उठाने का हमें हक भी नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी तकलीफ की बात यही है कि एक कालखंड में अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, बर्बरता हुई, सब कुछ हुआ, और अब ये कहते हैं कि उस पर चर्चा भी मत करो। अगर हमारी नई पीढ़ी इसके बारे में नहीं जानेगी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? आप जरा सोचिए ना कि बात होती है तमाम सारे लोगों की, अकबर की, औरंगजेब की, शाहजहां की। क्या बाजीराव पेशवा के बारे में आपने जब बाजीराव पेशवा की फिल्म आई उसके पहले इस बात जाना कि हमारे यहाँ एक ऐसा भी शासक था जो दिल्ली तक चढ़ गया था, और जब दिल्ली तक उसने चढ़ाई की, बिजली की रफ्तार से वो चलता हुआ जब दिल्ली पहुंचा, तो वहां का निजाम अपने वॉशरूम में जाके छुप गया था। जैसा कि इतिहास में है कि वो जाके छुप गया और उसने कहा कि मैं मुकाबला नहीं कर सकते, मेरे पर रहम करो। बाजीराव के बारे में कितना लिखा है इतिहास में, पढ़कर देखिए, कुछ नहीं बताया गया है। अकबर जिसको महान बताया जाता है, अकबर की जो बैरम खान जिसने अकबर को अपने बच्चे की तरह पाला, बैरम खान की बीवी थी सलमा जिसने अकबर को अपने बेटे की तरह पाला, ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने उसी बैरम खान की हत्या करा दी और सलमा के साथ बाद में इसलिए निकाह किया क्योंकि उसको शक था कि सलमा उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करती है या किसी महान शासक की पहचान हो सकती है कि जो ढाई माह जिसने अपने बच्चे की तरह पाला हो उसका कत्ल करो, उसको काल खोटी में डालो, उससे निकाह करो। लेकिन कैसे उसको ग्लोरीफाई किया गया ये सबके सामने है। मगर जो मगध विश्वविद्यालय थे उसको किस तरह जलाया गया और क्यों जलाया गया? क्योंकि एक मुगल शासक था, उसकी तबीयत खराब हुई, उसको कहीं से कोई इलाज नहीं मिला, कहीं से कोई उसको फायदा नहीं हुआ, तो उसको बताया गया कि नहीं साहब यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है जहाँ पर आयुर्वेदाचार्य है, उनकी दवा से फायदा होगा। आयुर्वेदाचार्य है, उन्होंने कहा कि तुमको दवा देते हैं तुम्हारा फायदा होगा। मुस्लिम शासक ने कहा कि नहीं, हम आपकी दवा नहीं खा सकते। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपनी किताब जो कुरान पढ़ते हो इस किताब को पढ़ना। वो उन्होंने किताब दे दी, उस पूरी किताब को पढ़ता रहा, वो ठीक हो गया। बाद उसने पूछा कैसे ठीक हो गए, तो पता चला कि दवाओं का लेप उन किताबों पर लगा था। उसने क्या किया, उसने इसके एवज में जिस आयुर्वेदाचार्य ने उनकी जान बचाई थी पूरी की पूरी साहित्य चला दिया, पूरा का पूरा विश्वविद्यालय चला दिया। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? इस पर चर्चा से डर क्यों लगता है? और मैं तो कहूंगा कि जिनको डर लग रहा है वो हमारा ही हिस्सा है। इरफान के पीछे सोलंकी क्या है? शादाब के पीछे चौहान क्या है? 6 पीढ़ी पीछे जाइए, आपको पता चलेगा कि जिन्होंने तलवारों के आगे घुटने टेके वो कौन कैसे परिवर्तित हुए और तलवार के दम पर कौन सा धर्म बनता है, किसने धर्म परिवर्तित किया। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप पीछे जाएंगे तो हमारे और आपके पूर्वज एक ही है। अली साहब, हमारे और आपके पूर्वज एक ही है।